Starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. This is me, Nakibullah, student. Today we will discuss the new subject of BSN third semester pharmacology. फार्माकोलॉजी को आज हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं रिलेटेड वो भी हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी का जो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है। फार्माकान ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में फार्माकान ड्रग को कहते हैं, और लोगस भी एक ग्रीक वर्ड है। लोगस मीन्स द स्टडी। तो सिंपल ये है कि फार्माकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ड्रग्स। जब हम ड्रग को स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। ड्रग को किस तरह से स्टडी करते हैं? ड्रग को इस तरह से स्टडी करते हैं कि उसकी साइड इफ़ेक्ट को हम स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसकी टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या है, उसकी डिज़ायर इफ़ेक्ट क्या है, उसकी लीथल इफ़ेक्ट क्या है। और इसके साथ साथ एक ड्रग की जो मूड अफेक्शन को हम पढ़ते हैं कि इस ड्रग का मूड अफेक्शन क्या है, बॉडी में ये किस जगह पे अपना एक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, कौन सी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं, कौन सी डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। ये सब जो A to Z इन्फॉर्मेशन है फार्माकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि नर्सिंग में हम फार्माकोलॉजी क्यों स्टडी करते हैं? वाई वी स्टडी फार्माकोलॉजी इन नर्सिंग फील्ड? बिकॉज फार्माकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी नर्स टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक पेशेंट को जब मेडिसन एक नर्स देते हैं, ताकि नर्स को पता हो कि ये मेडिसन किस डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका मूड अफेक्शन क्या होता है, ये कहाँ पे अपना एक्शन शो करती है। तो इसी वजह से फार्माकोलॉजी को हम नर्सिंग फील्ड में पढ़ते हैं ताकि एक नर्स को इसके बारे में पता हो। तो फार्माकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन नर्सिंग फॉर ईच एंड एवरी नर्स टू लर्न अबाउट ड्रग्स। तो पढ़ते हैं इस यूनिट की जो ऑब्जेक्टिव्स है कि एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू। इसकी यूनिट के आखिर में लर्नर को यानी स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए कि डिस्कस द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के साथ जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी ब्रीफली। फार्माकोलॉजी का जो हिस्ट्री है थोड़ा सा उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन का पर्पस भी उसको पता होना चाहिए कि मेडिकेशन का मकसद क्या है। मेडिकेशन मीन्स व्हेन वी गिव मेडिसिन टू द पेशेंट इज कॉल्ड मेडिकेशन। तो वाई वी गिव मेडिसिन टू द पेशेंट, इसका मकसद भी उसके पता होना चाहिए कि मेडिसिन जो हम पेशेंट को देते हैं इसका क्या मकसद होता है। वाई वी गिव मेडिसिन टू द पेशेंट। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ मेडिकेशन। मेडिसिन हम किन किन सोर्स से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, लेबॉर्ट्री में हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग की क्लासिफिकेशन को जो है उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब 3 टाइप ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम। ड्रग सप्लाई सिस्टम क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स की कितनी होती है, कौन सी टाइप होती है। डिस्कस द ड्रग स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेशन। ड्रग के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो किस तरह से और कौन कौन सी लेजिस्लेशन बनाई जाती है। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इन्फॉर्मेशन। किन किन रिसोर्सेज से हम ड्रग के लिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में लर्न टू प्रिपेयर ड्रग कार्ड। ड्रग कार्ड क्या होता है और उसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी की जो डिफिनीशन है। डिफिनीशन ऑफ फार्माकोलॉजी इस तरह से है कि फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी ये वो साइंस होते हैं जिसमें हम ड्रग के हवाले से पढ़ते हैं कि एक ड्रग जो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, हमने उसको एंटी एनाल्जेसिक मतलब एनाल्जेसिक ड्रग जो है हम दे दिया, या एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वो किस तरह से पेन को ख़त्म करता है। एनाल्जेसिक मीन्स टू किल पेन। पेन किलर जो होता है कि वो पेन को कम करता है, या एंटी इन्फ्लेमेटरी के वो इन्फ्लेमेशन को किस तरह से कम करता है। तो इस तरह से उसकी इंटरेक्शन जो है एक ड्रग की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, एक लिविंग सिस्टम के साथ वो हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक फार्माकान मीन्स ड्रग एंड लोगस मीन्स स्टडी। ये जो वर्ड होता है फार्माकान MCQs के लिए याद रख लें। फार्माकान एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकान ग्रीक में फार्माकान ड्रग को कहते हैं और लोगस स्टडी को कहते हैं। सिंपली जब हम द स्टडी ऑफ ड्रग इस तरह से कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। जब हम ड्रग को स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी।
In actual use, however, its meaning is limited to the study of the actions of drug. Actually अगर हम देखें तो इसके जो मीनिंग है वो महदूद है. सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग के एक्शन को हम पढ़ते हैं कि ये ड्रग किस बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है, किस किस्म के पेशेंट को हम ये दे सकते हैं, कौन सी कंडीशन में हम दे सकते हैं, ये इसका एक्शन मोड ऑफ एक्शन किया है, कौन सी रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं. इस तरह से ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन है ड्रग के हवाले से ये हम पढ़ते हैं. फार्माकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस विच हैज़ फॉर इट्स पर्पस द स्टडी ऑफ चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय केमिकली एक्टिंग सब्सटेंसेस विद द एक्सेप्शन ऑफ फूड्स वेदर यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस आर नॉट. फार्माकोलॉजी जो है ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है. एक्सपेरिमेंटल साइंस का मतलब ये होता है कि जब एक ड्रग को प्रिपेयर की जाते हैं तो वो पहले जो है उस पर एक्सपेरिमेंट की जाते हैं, माउस पर या फ्रॉग पर या और एनिमल्स पर उसकी एक्सपेरिमेंट की जाते हैं. फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वो प्रूव हो जाए उसकी साइड इफ़ेक्ट को नोट करते हैं, उसकी मोड ऑफ एक्शन को नोट करते हैं. फिर उसके बाद जो है वो मार्केट में आते हैं एक इंसान के लिए, फिर वो इस्तेमाल की जाते हैं. तो इसी वजह से इसको हम एक्सपेरिमेंटल साइंस कहते हैं कि सबसे पहले जब एक ड्रग प्रिपेयर किए जाते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट की जाती है. फिर इसके बाद जो है वो केमिकली जो इंटरेक्शन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वो भी पढ़ते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म में कौन सी चेंजेस लाई जाते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ फूड्स, यानी वो केमिकल नहीं जो खुराक में मौजूद हैं, उसके अलावा जो ड्रग में जो केमिकल होते हैं उसकी इंटरेक्शन को पढ़ते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, वेदर यूज़ फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस आर नॉट, या हम एक ख़ास बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल कर लें या कोई और मकसद के लिए, तो इसकी इंटरेक्शन को हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में. फार्माकोलॉजी स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन दी एंड हाउ दे एक्सर्ट दियर इफेक्ट्स. फार्माकोलॉजी में हम एक ड्रग की इफेक्ट को पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि एक ड्रग जो है वो किस तरह से अपना इफेक्ट को शो करता है. फार्माकोलॉजी यानी फॉर एग्जांपल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, हम ये पढ़ते हैं कि हम ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका इफ़ेक्ट क्या है. एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को कम करती है. फिर ये भी पढ़ते हैं कि ये ड्रग एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होते हैं ये किस तरह से इन्फ्लेमेशन को कम करती है. फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं. देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट अ ड्रग डज एंड हाउ इट एक्ट्स, यानी ये फ़र्क हम मालूम करते हैं कि ड्रग जो है वो क्या करती है और किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी. फॉर एग्जांपल amoxicillin cures the strep throat and cimetidine promote the healing of duodenal ulcer. For example, एमॉक्सिसिलिन है, ये हम सेरवाल सिंथ इनहिबिटर यानी एंटीबायोटिक है, तो ये हम थ्रोट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो थ्रोट इन्फेक्शन को किस तरह से ये क्योर करता है, ख़त्म करता है. और इस तरह से सिमेटिडिन जो कि ड्यूडिनल अल्सर के लिए उसकी हीलिंग के लिए इस्तेमाल की जाते हैं. ड्यूडिनल अल्सर यानी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके फर्स्ट पार्ट को ड्यूडिनम कहते हैं और जब उसमें कोई अल्सर हो तो उसको हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं. तो उसकी हीलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिमेटिडिन. तो फिर फार्माकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि ये एमॉक्सिसिलिन या सिमेटिडिन अपना एक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं. फार्माकोलॉजी आस्क्स हाउ, फार्माकोलॉजी हमसे ये पूछते हैं कि एमॉक्सिसिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड बाय द बैक्टीरिया देयर काज द इन्फेक्शन. एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें कि एमॉक्सिसिलिन जो है ये क्या है, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं. फिर बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकता, उसकी किलिंग हो जाती है. और सिमेटिडिन इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बाय इट्स एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑन हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स. इस तरह जो सिमेटिडिन है वो क्या करते हैं, बेसिकली जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होते हैं यानी जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट हो जाते हैं बाय द पैराइटस सेल इन द स्टमक, उसके साथ एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि उसको हम हिस्टामिन कहते हैं. वो हिस्टामिन उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसकी एक्टिवेशन करते हैं, फिर गैस्ट्रिक एसिड जो है वो सिक्रेट हो जाते हैं. तो इन केस ऑफ ड्यूडिनल अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर में हम पेशेंट को क्या देते हैं, सिमेटिडिन. बेसिकली सिमेटिडिन ये करता है कि H2 यानी हिस्टामिन का जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक करता है, फिर हिस्टामिन अटैच नहीं हो सकता वो अपने रिसेप्टर के साथ. जब हिस्टामिन ब्लॉक हो जाती है तो फिर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन नहीं होता. तो फिर जब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कम हो जाती है तो फिर जो ड्यूडिनल अल्सर है उसकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि HCl जो है वो ब्लॉक हो जाती है. फिर HCl के ब्लॉक होने की वजह से फिर ड्यूडिनल अल्सर जो है वो फिर हीलिंग कर सकता है. Scope of pharmacology. The scope of pharmacology is rapidly expanding and provides the rational basis for the therapeutic use of drug.
फार्माकोलॉजी का जो स्कोप है वो मतलब दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और ये हमें ये सबूत देती है कि ये जो ड्रग होता है ये किन डिजीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी एक ड्रग को की थेरेप्यूटिक यूज़ को हमें बताता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेज। फार्माकोलॉजी ड्रग की स्टडी के बेस में हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं बेसिक फार्माकोलॉजी। बेसिक फार्माकोलॉजी क्या होता है, ये वो ब्रांच होता है फार्माकोलॉजी जिसमें हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन आइसोलेटेड टिश्यूज, एनिमल्स एंड अदर रिलेटेड लिविंग बींग्स such as bacteria and viruses for experimental work is called basic pharmacology। यानी बेसिक फार्माकोलॉजी ये वो ब्रांच होता है जिसमें हम एक आइसोलेटेड एनिमल पर या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यानी बैक्टीरिया या वायरस उस पे एक्सपेरिमेंटल यानी तजुर्बा करते हैं। एक ड्रग की तजुर्बा हम देखते हैं पेट्री डिशेस में कि ये एंटीबायोटिक जो है वे बैक्टीरिया को किस तरह से किल करते हैं, या एंटी वायरल ड्रग्स है वो वायरस को किस तरह से किल करते हैं, उसके मोड ऑफ एक्शन को हम नोट करते हैं, या और एनिमल पर ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि एक ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये हम नोट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं बेसिक फार्माकोलॉजी। दूसरी जो है वो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जब हम इंसान में ड्रग को स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इंसान में किस तरह से एक ख़ास डिजीज़ के इलाज के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है उसको जो है इन्फ्लेमेशन है, हेपाटाइटिस है, उस इन्फ्लेमेशन के लिए जो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं एक ख़ास बीमारी को दूर करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन एनिमल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज आल्सो कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें कि जब हम एनिमल में ड्रग को स्टडी करते हैं लेकिन एक ख़ास बीमारी की इलाज के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और दूसरा जो था वो बेसिक फार्माकोलॉजी, उसमें हम एक्सपेरिमेंट के लिए स्टडी करते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट है। जनरल डिफिनीशन ऑफ ड्रग्स। अब जो है बाज़ स्टूडेंट जो है उसके जहन में सवाल आता है कि ड्रग का क्या चीज़ होता है, पेर मेडिसन। ये जो है अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ड्रग क्या चीज़ है, पेर मेडिसन क्या चीज़ है। एनी केमिकल एजेंट दैट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योरमेंट ऑफ डिजीज़ इज़ कॉल्ड ड्रग। ड्रग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा केमिकल एजेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं एक ख़ास बीमारी की डायग्नोसिस यानी तशख़ीस के लिए, एक डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकथाम के लिए कि एक पेशेंट को ये दूसरा बीमारी ना हो जाए, उसकी प्रिवेंशन के लिए, एक ख़ास बीमारी की इलाज के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग। This or disease oriented definition of drug is not applicable to some drugs। ये जो ऊपर वाला डिफिनीशन है ये कुछ ड्रग को यानी उसके लिए ये जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, उस पे ये अप्लाई नहीं होता। सच एज ओरल कंट्रासेप्टिव इन जनरल एनेस्थेटिक। ओरल कंट्रासेप्टिव ये प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ऊपर वाला जो डिफिनीशन है ये इस पर अप्लाई नहीं होता। या जनरल एनेस्थेटिक सर्जरी के दौरान हम देते हैं एक पेशेंट को, तो ये जो जनरल एनेस्थेटिक है ये इस पर भी ऊपर वाला डिफिनीशन जो है वो अप्लाई नहीं हो जाता। फिर इसके बाद WHO ने एक बहुत अच्छा डिफिनीशन किया है ड्रग का। इन 1966 WHO डिफाइंड ड्रग एज एनी एजेंट दैट इज यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और मॉडिफाइंग पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। यानी WHO जो है वो उसने ड्रग का डिफिनीशन किया है कि ड्रग जो है कोई भी ऐसा केमिकल एजेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं एक ख़ास बीमारी के इलाज के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वायरल इन्फेक्शन है बॉडी में तो उसके लिए हम एंटी वायरल ड्रग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एक ख़ास बीमारी के इलाज के लिए जब हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, ड्रग। या वो केमिकल एजेंट जो बॉडी के पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन को चेंज करते हैं। पैथोलॉजिकल इस तरह से कि बॉडी फॉर एग्जांपल बॉडी में कोई पैथोजन है उसकी ग्रोथ हो रही होती, तो उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उस पैथोजन को ख़त्म करने के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग। या फिजियोलॉजिकल कंडीशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है उसका बीपी जो है वो 160-170 पे चला गया है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग देते हैं। ये फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं या खास हार्मोनल सिक्रेशन को स्टॉप करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। इस तरह से बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज करती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। बेसिक डिफिनेशन, ड्रग्स मीन्स एनी सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल,
टिश्यू, आर्गन और ऑर्गेनिज्म। ये तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि ड्रग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं, यानी सेल की फिजियोलॉजी या टिश्यू की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स इंटरनल फंक्शन, या एक खास आर्गन की फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं, या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन वो चेंज करते हैं, तो उसको हम ड्रग। फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन है वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है। तो ये क्या हो गया, एड्रेनालिन एक ड्रग होता है, ये बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो चेंज किया। इस तरह से ड्रग वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं। मेडिसन, अब जो है मेडिसन पर क्या चीज़ होती है, वेन एवर अ ड्रग इज़ फार्मुलेटेड इनटू अ सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर प्रिवेंशन, क्योर एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ इन अ प्रॉपर डोज। जब ये ड्रग हम एक ख़ास मकदार में एक डिजीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उसकी प्रिवेंशन के लिए, या उसकी डायग्नोसिस के लिए, तो फिर उसको हम मेडिसन कहते हैं। मेडिसन और ड्रग में फ़र्क ये होता है कि मेडिसन में एक ड्रग का एक ख़ास मकदार होता है, एक प्रॉपर डोजेज होता है, एक प्रॉपर डोज होता है, और ड्रग में जो है वो प्रॉपर डोज नहीं होता। मेडिसिन में डोज है 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम या 1 ग्राम, इस तरह से एक प्रॉपर डोज होता है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं। तीसरा वर्ड है डोज। डोज मीन्स द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टेकन, यानी ड्रग का जो मेडिसिन का जो अमाउंट होता है उसको हम फिर डोज कहते हैं, कि 250 मिलीग्राम है, या 300 मिलीग्राम है, या 500 मिलीग्राम है। इस तरह से ये जो अमाउंट होता है मेडिसिन का, इसको हम फिर क्या कहते हैं, डोज कहते हैं। डोजेज फॉर्म मीन्स द फिजिकल फॉर्म ऑफ द मेडिसिन। एक मेडिसिन का जो फिजिकल फॉर्म होता है उसको हम फिर क्या कहते हैं, डोजेज। सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस, जिस तरह से टेबलेट जो होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, या सिरप जो होती है वो लिक्विड, या इंजेक्शन वगैरह वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, या कुछ ऐसे मेडिसिन होते जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल नेज़ल स्प्रे होते हैं, वो गैसियस फॉर्म में होती है। इस तरह से जो फिजिकल फॉर्म होता है एक ड्रग का, उसको हम क्या कहते हैं, डोजेज कहते हैं। थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक्स डील्स विद द यूज़ ऑफ ड्रग्स इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। थेराप्यूटिक का मतलब यह होता है कि जब हम एक ड्रग को इस्तेमाल करते हैं एक ख़ास बीमारी के इलाज के लिए, या उसकी प्रिवेंशन के लिए, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक। थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकॉन means poison and logos means study. The study of poison is called toxicology. Yeah, toxicology deals with the adverse effect of the drug and also the study of poison. टॉक्सिकोलॉजी में एक ड्रग की जो एडवर्स इफेक्ट होता है, अनवांटेड इफेक्ट होता है एक ड्रग का, वो हम स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ पॉइजन को भी स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। इन टॉक्सिकोलॉजी में हम डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजन वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो, बॉडी के लिए कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, तो उसको हम पॉइजन कहते हैं। यानी उसके लिए एक पेशेंट या एक ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है, तो उसको हम पॉइजन कहते हैं। तो इस पॉइजन की डिटेक्शन, उसकी प्रिवेंशन, उसकी ट्रीटमेंट को हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकॉन जो है ये ग्रीक वर्ड है, पॉइजन को कहते हैं। Pharmacodynamics. Pharmacodynamics means the mechanism by which the drug exert its effects. फार्मेकोडाइनेमिक्स का मतलब ये होता है कि वो मेकेनिज़्म, जिस मेकेनिज़्म के ज़रिए से एक ड्रग जो है वो अपना इफ़ेक्ट शो करता है, तो उस मेकेनिज़्म को हम कहते हैं फार्मेकोडाइनेमिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्प्रिन है, ये एक पेन किलर है, पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर हम ये स्टडी करते हैं कि एस्प्रिन जो है वो किस तरह से अपना एक्शन शो करता है। यानी इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। एक ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करती है। एस्प्रिन जो है वो पेन किस तरह से कम करती है, कहाँ पे जाती है, और किस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है। दूसरा जो है वो है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो ड्रग की मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, उसकी पर डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म जो लीवर में होती है वो किस तरह से होती है, एंड एक्सक्रीशन बॉडी से किस रोड पे निकल जाती है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग मीन्स एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है, किस तरह से उसकी मेटाबॉलिज्म करती है, उसकी किस तरह से उसकी बॉडी से एक्सक्रीशन करती है। इस तरह से ये हम स्टडी करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स में।
तीसरा जो है वो है ओवर द काउंटर मेडिसन, OTC मेडिसन सिंपल कहते हैं। दोज मेडिसन फॉर विच द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक्स, एंटासिड्स। यानी OTC मेडिसन ये वो मेडिसन होते हैं जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, OTC मेडिसन। फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक है जो पेन किलर के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, एस्प्रिन है या पेनाडोल वगैरह, पैरासीटामोल जो लेते हैं। एंटासिड जो बॉडी स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के जब इस्तेमाल करती है तो इसको हम कहते हैं OTC ओवर द काउंटर मेडिसन। एनाल्जेसिक मीन्स दोज मेडिसिन विच आर यूज फॉर पेन, वो मेडिसिन जो कि एक पेन के लिए, एक ख़ास पेन के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, पेन को कम करने के लिए, यानी पेन किलर जिसको हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक्स, पायरेटिक्स का मतलब है फेवर, यानी फेवर को कम करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, मीन्स दोज ड्रग्स विच आर यूज फॉर फेवर, वो ड्रग जो कि फेवर को इस्तेमाल की जाती है, कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स ड्रग कहते हैं। आइडियोसिंक्रेटिक मीन्स अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन। अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन मतलब आइडियोसिंक्रेटिक का यह होता है कि जब एक पेशेंट को जब आप ड्रग देंगे तो फिर वो पेशेंट पे ऐसा एक्शन शो करते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल उसकी स्किन पे रशेस आती है, या उस पर वोमिटिंग करते हैं, या उसको डायरिया जो है वो लग जाती है। ये जो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होता है ड्रग का, इसको हम क्या कहते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक। दूसरा जो है वो है टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक मीन्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द फीटस। एक प्रेग्नेंट वुमन जो होता है उसके यूट्रस में जो फीटस होता है, जिस ड्रग का उस पर जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट। यानी जब भी एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है टू द फीमेल पेशेंट, तो सबसे पहले उससे ये पूछते हैं कि फ़ीमेल तो प्रेग्नेंट नहीं होती, क्योंकि तो फिर वो ऐसा मेडिसिन नहीं लिखती जिसका कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट हो। साइनर्जिज्म मीन्स व्हेन द कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इंक्रीज द इफेक्ट, जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ कंबाइन होकर अपना इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, साइनर्जिज्म। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है वो 50% उसका एक्शन है, दूसरा ड्रग है उसका भी एक्शन जो है वो 50% है, 50% वो अपना एक्शन शो कर दे। जब ये हम कम्बिनेशन में देंगे तो वो 50 यानी 100% से ज़्यादा एक्शन जब शो करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, और इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, साइनर्जिज्म। एंटागोनिज्म मीन्स व्हेन द कम्बिनेशन ऑफ ड्रग डिक्रीज द इफेक्ट। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है वो 30% जो है वो अपना इफेक्ट शो करता है, दूसरा ड्रग है वो भी 30%। जब ये हम कम्बिनेशन में लेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो 0% होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म। कि एक ड्रग दूसरे ड्रग की इंट्रैक्शन को कम करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म। और जो है वो है पेशेंट कंप्लेंट्स। द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट फॉलोज द क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन, वो एक्सटेंट वो टाइम जिस टाइम तक एक पेशेंट जो होता है वो एक प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है, डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी है वो मेडिसिन वो लेते हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपना केयर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेशेंट कंप्लेंट्स कहते हैं। फार्माकोपिया, Pharmacopoeia is an official publication containing a list of medicinal drugs with their effects and the directions for their use. आप कह सकते हैं कि फार्माकोपिया ये क्या है, ये एक ऐसा बुक होता है जिसमें एक ड्रग के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन हो कि एक ड्रग कौन सी डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उसके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, ये सब कुछ जो है एक ड्रग के बारे में लिखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोपिया। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं उस पर बीपी लगा हुआ है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि उस पर यूएसपी लगा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो जिस ड्रग पे बीपी लगा हुआ है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो इसका मतलब है कि वो ब्रिटिश फार्माकोपिया की जो बुक है उसकी गाइडलाइन के मुताबिक जो है तैयार किया गया है, या जिस पे यूएसपी लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यानी ये जो बुक होता है, ये जो ऑफिशियल पब्लिकेशन हुआ है, इसके गाइडलाइन के थ्रू ये मेडिसिन तैयार किया गया है। एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इफेक्ट्स। एक ड्रग जब तैयार की जाती है तो उसमें ये दो चीज़ें होते हैं, एक तो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एक मेडिसिन में या ड्रग में एक्टिव इंग्रेडिएंट वो होता है जो अपना एक्शन को बायोलॉजिकली अपना एक्शन को
शो करते हैं, अपने इफ़ेक्ट को ज़ाहिर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट। दूसरा होता है एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट इज़ अ फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। एमसीक्यूज़ के लिए याद रख ले कि एक्सीपिएंट का मतलब है कि वो सब्सटेंस जो कि फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव हो, यानी बॉडी में कोई इफ़ेक्ट शो नहीं करता, formulated alongside the active pharmaceutical ingredient of a medication, फॉर एग्जांपल सेलुलोज डेरिवेटिव्स। यानी एक्सिपिएंट जो है इसका फार्माकोलॉजिकली कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उसके साथ अटैच की जाती है। फॉर एग्जांपल सेलुलोज डेरिवेटिव्स। एमसीक्यूज़ के लिए याद रख ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सिपिएंट, तो सेलुलोज डेरिवेटिव जो है वो एज ए एक्सिपिएंट इस्तेमाल की जाती है। पर्पस सर्व बाय एक्सिपिएंट्स। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि एक्सिपिएंट को हम एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ क्यों ऐड करते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि प्रोवाइड बल्क टू दी फार्मूलेशन। एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए ये क्या करते हैं, एक वज़न प्रोवाइड करते हैं, उसको साइज़ देते हैं। फैसिलिटेट ड्रग एब्जॉर्प्शन और सोल्युबिलिटी एंड अदर फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशंस। ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, उसके सोल्युबिलिटी को जो फैसिलिटेट करता है, और जो फार्माकोकाइनेटिक्स यानी मेटाबॉलिज्म में मदद देते हैं। इस तरह से प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्राम डीनेचरेशंस। ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उसको स्टेबल रखती है और उसको ख़राब करने से बचाते हैं। एफिकेसी मीन्स मैक्सिमम इफेक्ट दैट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज। एफिकेसी का मतलब यह होता है कि एक ड्रग का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है, यानी उसकी डोज को हम नहीं देखता, सिर्फ उसकी एफिकेसी को देखता है कि वो कितना मकदार में जो है वो अपना इफेक्ट शो करता है। अगर इफेक्ट वो ज़्यादा शो करता है तो उसको हम कहते हैं कि इस ड्रग का एफिकेसी ज़्यादा है, और अगर उसका इफेक्ट कम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसका एफिकेसी जो है वो इंतहाई कम है। दूसरा होता है पोटेंसी। पोटेंसी मीन्स द अमाउंट ऑफ ए ड्रग दैट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट। एक ख़ास इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर होते हैं उसको हम पोटेंसी कहते हैं। यानी जिस मेडिसन का अमाउंट जो है वो कम है और उसकी पोटेंसी ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं कि इस ड्रग का पोटेंसी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी अमाउंट कम है। और जिस ड्रग की अमाउंट ज़्यादा अमाउंट पे अपना इफेक्ट शो करती है तो उसको हम कहते हैं कि ये इस ड्रग का पोटेंसी कम है, क्योंकि ये ज़्यादा मकदार में अपना इफेक्ट शो करता है और ये ड्रग है कम मकदार में अपना इफेक्ट शो करता है। तो हम फिर कहते हैं कि इस मेडिसिन का अमाउंट कम है तो इसका पोटेंसी ज़्यादा है। बायो अवेलेबिलिटी का मकसद क्या है। बायो अवेलेबिलिटी इज़ द डिग्री टू विच आर द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग दैट इज़ अवेलेबल टू द साइट ऑफ एक्शन और टारगेट टिश्यू टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यह होता है कि यानी प्लाज्मा में जितना कंसंट्रेशन होता है एक ड्रग का तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। यानी एक ख़ास एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के अंदर जितना अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो availability. Half life is the time taken by the plasma concentration of the drug to decrease by 50% or reach half of the original concentration. हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उन्होंने 100 mg ऑफ ड्रग जो है वो उन्हें ले ली, तो फिर ये 100 mg में जो है ये जितने टाइम में ये 50 mg में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि इसका हाफ लाइफ ये है। For example, initially if a drug has plasma concentration of 100 mg per ml, now after passing 2 hours it reduces to 50 mg per ml, then the half life would be, for example, एक ड्रग है जो कि प्लाज्मा में उसका कंसंट्रेशन कितना है, 100 mg है 1 ml में, तो 2 घंटों के बाद वो 50 mg में कन्वर्ट हो गया, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसकी बॉडी से एक्सक्रीशन होती है, इसी वजह से ये कम हो जाती है। तो जिस वक्त में जिस टाइम में जितने टाइम में ये कम हो गया 50 में, यानी 2 पे डिवाइड हो गया, इस टाइम को हम फिर क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। यानी ये ड्रग जो है 2 घंटों में ये हाफ हो जाता है। Prophylactic agent. Prophylactic agent is any drug that prevent a disease or illness from occurring. Example vaccines. प्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स ये वो एजेंट होते हैं जो कि एक ख़ास डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एजेंट। फॉर एग्जांपल वैक्सीन लगाए जाते हैं एक ख़ास इन्फेक्शन को बचाने के लिए, एक ख़ास बीमारी को बचाने के लिए। तो वो एजेंट जो कि एक ख़ास इलनेस यानी ख़ास बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एजेंट। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। Originating in the 19th century, the discipline made drug developmental possible. Pharmacology is one of the cornerstones of the drug discovery process.
यानी फार्माकोलॉजी जो है वो 19th सेंचुरी में शुरू हो गई। और फार्माकोलॉजी जो है हर एक ड्रग को डिस्कवर करने के लिए फार्माकोलॉजी किया है, ये बुनियाद होती है। अगर आपको फार्माकोलॉजी अच्छी तरह से आती है तो फिर एक ड्रग को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। द बर्थ डेट ऑफ फार्माकोलॉजी इज़ नॉट इस क्लियर कट, यानी फार्माकोलॉजी का जो मेन डेट है कि कब से शुरू हुई है वो उसकी डेट जो है वो क्लियर नहीं है, अननोन है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी फिजियोलॉजिस्ट परफॉर्म मिनी फार्माकोलॉजी स्टडी। 19th सेंचुरी में फिजियोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ़ किस्म की फार्माकोलॉजी स्टडी जो है वो शुरू की। फ्रांकोइस में जेंडी स्टडी द एक्शन ऑफ नक्स ओमेगा स्ट्राइकनिन कंटेनिंग प्लांट ड्रग एंड डॉग्स। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रख ले कि नक्स ओमेगा जो थी उसकी एक्शन किसने स्टडी की थी, ये फ्रांकोइस में जेंडी ने स्टडी की थी और किस एनिमल पर, डॉग्स पर। एंड शो दैट द स्पाइनल कार्ड वाज द साइट ऑफ इट्स कन्वल्सन एक्शन। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि नक्स ओमेगा जो है उसकी जो साइट ऑफ एक्शन होता है वो कौन सा है, स्पाइनल कार्ड, यानी स्पाइनल कार्ड पे अपना एक्शन शो करते हैं। हिज वर्क वाज प्रेजेंटेड टू द पार्स एकेडमी इन 1809। 1809 में वो उन्होंने अपना जो काम था वो प्रेजेंट किया पार्स एकेडमी को। In 1842, Claude Bernard discovered that the aeropoietin courier acts at the neuromuscular junction to interrupt the stimulation of muscle by nerve impulses। 1842 में क्लाउड बर्नार्ड जो था उन्होंने एरो पॉइजन कोरेर जो है वो स्टडी किया और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कोरेर है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी न्यूरॉन और मसल के दरमियान जो जंक्शन होता है, उन्होंने ये बताया कि ये उस जगह पे एक्शन शो करता है और जो न्यूरॉन होते हैं मसल के साथ जो अटैच हो जाते हैं उसकी रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, फिर वो नर्व इम्पल्स जो है वो मसल में नहीं जाती, फिर मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर सकता। फार्माकोलॉजी वाज हेल्ड टू हैव एमर्ज एज अ सेपरेट साइंस इन 1847। 1847 में फार्माकोलॉजी एक अलग सा साइंस जो है यानी एक अलग सा फील्ड जो है वो बिल्डअप हो गया। When Rudolf Boehm was appointed professor of pharmacology at the University of Darpin in Estonia, then a part of Russia। जब रुडॉल्फ बोचेम जो थी वो फार्माकोलॉजी का प्रोफेसर बन गई डारपेट यूनिवर्सिटी में, फिर जो है फिर रशिया में। लेकिन आउटसाइड फंडिंग बोचेम बिल्ड अ लेबॉर्ट्री एट हिज ओन एक्सपेंस इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम। ये जो बोचेम थी उसकी बग़ैर किसी फंडिंग से अपने पैसे से ही अपने एक्सपेंस से ही अपने घर में उन्होंने अपने लिए एक लेबॉर्ट्री जो है वो तामीर की। आल्सो द बोचेम इज क्रेडिटेड विद टर्निंग द प्योर डिस्क्रिप्ट इन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ मेडिसिन इनटू एक्सपेरिमेंटल साइंस। मतलब जो थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो थी एम्पेरिकल स्टडी वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइंस में कन्वर्ट किया, यानी वो लेबॉर्ट्री में उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। हिज रेपुटेशन इज़ ओवरशेडोड बाय दैट ऑफ हिज स्टूडेंट आसवर्ड स्विमरबर्ग। और उसके साथ साथ भी उसका एक स्टूडेंट भी था जिसका नाम था आसवर्ड स्विमरबर्ग। आसवर्ड स्विमरबर्ग इज़ जनरली रिकग्नाइज इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रख ले कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कौन कंसिडर किया जाता है, आसवर्ड स्विमरबर्ग। स्विमरबर्ग obtained his medical doctorate in 1866 with the thesis on the measurement of chloroform in blood। उन्होंने अपना थीसिस जो है वो केस पे लिखी थी, मेजरमेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ब्लड में क्लोरोफॉर्म की मेजरमेंट पर। In 1872, he became professor of pharmacology at the University of Strasbourg, receiving generous government supporting in the form of Magnificent Institute of Pharmacology। 1872 में वो फार्माकोलॉजी का प्रोफेसर बन गया स्ट्रेसबर्ग यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया गया फार्माकोलॉजी का। ही स्टडी द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरल हाइड्रेट। उन्होंने क्लोरोफॉर्म और क्लोरल हाइड्रेट की जो फार्माकोलॉजी थी वो भी स्टडी किया कि क्लोरोफॉर्म जो है वो अपना एक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, मूड अफेक्शन क्या है, इस तरह से क्लोरल हाइड्रेट का। In 1869, Swimmerberg showed that mescaline evoked the same effect on the heart as electrical stimulation of the vagus nerve। फिर 1869 में उन्होंने ये भी बताया कि मस्कारीन जो है वो बिल्कुल सेम इफ़ेक्ट शो करता है जिस तरह से एक नेचुरली वेगस नर्व जो होता है वो हार्ट को स्टिमुलेट करता है, उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देती है, फिर उसकी कंट्रैक्शन स्ट्राइक मस्कारीन जो है वो उसी तरह से इफ़ेक्ट शो करता है। In the United States, the first year in pharmacology was established at the University of Michigan in 1890 under Jacob Abel, an American who had trained under Swimmerberg।
यूनाइटेड स्टेट में जो पहली फार्माकोलॉजी का यानी जो प्रोफेसर था वो कौन बन गया? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जॉन जेकब एबल। ये एक अमेरिकन था जो कि स्विमरबर्ग ने उसको ट्रेन किया था। इन 1893 एबल जॉइन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन बेल्टमैन। एबल ने ये जो और यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन किया। हिज मेजर अकम्पलिशमेंट्स इंक्लूड द आइसोलेशन ऑफ एपिनेफ्रिन फ्राम एड्रिनल ग्लैंड एक्सट्रैक्ट्स। उसका ये अकम्पलिशमेंट था कि उन्होंने किया एपिनेफ्रिन जो है एड्रिनल ग्लैंड से वो एक्सट्रैक्ट किया। आइसोलेशन ऑफ हिस्टामिन फ्राम पेचुट्री एक्सट्रैक्ट यानी पेचुट्री ग्लैंड जो होते हैं उससे हिस्टामिन जो है वो आइसोलेट किया। एंड प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन और इंसुलिन को भी तैयार किया। His student Red Hunt discovered acetylcholine in adrenal extract in 1906। ये भी MCQs के लिए याद रख ले कि एसिटाइलकोलिन जो थी वो किसने एक्सट्रैक्ट किए थे? ये एक स्टूडेंट था रेड हंट, उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट किया था कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। टुडे देयर इज़ अ फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट एवरी कॉलेज ऑफ मेडिसिन और फार्मेसी। आजकल हर एक कॉलेज में मेडिसन का हो या फार्मेसी का हो, फार्माकोलॉजी का एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है हर एक कॉलेज में। इसके साथ साथ ये लेक्चर ख़त्म हो गया। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।